Hello, dear students. I am Dr. Sarang Dhote. Welcome to the online classes. Today, we are going to discuss the next portion of the nuclear magnetic resonance spectroscopy. So, dear students, in previous class, we discussed some basic concept of the NMR spectroscopy, their experimental method, which type of information is provided by a spectrum, the number of signals, what is the meaning of equivalent and non-equivalent protons. उसके बाद positions of signals, that is what is the meaning of a chemical shift, that also we have covered in the previous lecture. Today we are going to discuss the next portion of this topic. The first one is the scale for the measurement of the chemical shifts. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक ग्राफ जो शो करता है, ओके, इस ग्राफ में कुछ रीडिंग्स है, दैट इज 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.0 एंड 0. सो ये स्केल किस टाइप से फॉर्म होती है तो वो देखना है. नॉर्मली इन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में they are using two types of scale. One is the delta scale and another one is the Tobbe scale. Most time of use is the delta scale. Delta scale जो होती है most of the time इसको यूज किया जाता है. ओके, एंड अभी यहाँ पर देखो डेल्टा स्केल यूज करने के बाद कौन सा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए वी आर यूजिंग ट्राइमिथिलसिलेन. वी आर यूजिंग ट्राइमिथिलसिलेन जो है वो यूज करते हैं. और ये जो ट्राइमिथिलसिलेन होता है इसका पॉइंट जो होता है हमेशा 0 कंसिडर करते हैं. दैट इज ये वाला जो आपको पीक जो ऑब्जर्व हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द TMS. एंड फ्रॉम दिस यहाँ से 0 मार्किंग होने के बाद रिमेनिंग मार्किंग स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज द स्केल विच इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, तो फिर ये स्केल किस टाइप से जनरेट होती है तो वो भी देखेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेल्टा स्केल जो होती है इट इज फ्रॉम 0 to 14 ppm तक जाती है. ओके, इट इज फ्रॉम 0 to 14 ppm तक होती है. अ स्मॉल डेल्टा वैल्यू रिप्रेजेंट द स्मॉल डाउनफील्ड शिफ्ट. अगर सपोज स्मॉल अगर वैल्यू है तो ये इंडिकेट कर रहा है दैट इज डाउनफील्ड शिफ्ट. This one is what? Downfield shift. Whereas the large one जो वैल्यू शो करता है, सपोज यहाँ पर अगर आपको पिक मिलता है, इस टाइप से अगर आपको पिक मिलता है तो दिस वन इज शोज द लार्ज डाउनफील्ड शिफ्ट. ओके, कॉमन डाउनफील्ड रहेगा ही, तो लार्ज डाउनफील्ड शिफ्ट एंड स्मॉल डाउनफील्ड शिफ्ट ये ध्यान में रखना है यहाँ पर. ओके, सो दिस आर द स्केल. नाउ फिर यहाँ पर ये जो ppm की जो वैल्यू आती है किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं तो वो भी समझ लो. नॉर्मली क्या होता है, आप न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में पर्टिकुलर रेडिएशंस जो होता है वो यूज करते हैं टू मेक दिस मेजरमेंट. अब यहाँ पर जो रेडिएशंस जो यूज होगा वो सैंपल का भी होगा, ठीक है. एंड रेडिएशंस यूज, अब देखो अगर मैं कुछ रेडिएशंस अगर किसी कंपाउंड के ऊपर अगर मैं स्ट्राइक करता हूँ तो कुछ जो है रेडिएशंस इट एब्जॉर्ब बाय this compound and remaining radiations is absorbed by TMS. okay, and जो फ्रीक्वेंसी जो यूज करते हैं, दैट इज जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट आप यहाँ पर ppm स्केल आप कैलकुलेट कर सकते हो. किस टाइप से करोगे तो देखो एक न्यूमेरिकल में आपको बताता हूँ. सपोज फॉर एग्जांपल द प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम ऑफ 2,2 डायमिथॉक्सी प्रोपेन. अगर मेरे पास डायमिथॉक्सी प्रोपेन अगर है और वो मैं उसको यूज करता हूँ 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट में, तब क्या होगा तो यहाँ पर देखो, इफ सपोज सैंपल ने जो है, ओके, सैंपल ने जो है इट इज एब्जॉर्ब 176 हर्ट्ज डाउनफील्ड, उतनी उसने एब्जॉर्ब किया है, मुझे उतना एब्जॉर्ब हुआ है.
तो फार्मूला क्या बोलता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू सैंपल माइनस म्यू टीएमएस डिवाइड बाय म्यू अप्लाइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अप्लाइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इनटू 10⁻⁶ ppm, ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देखो, हमेशा ध्यान में रखना रेडिएशन या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ टीएमएस इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे माइनस कितना हर्ट्ज एब्जॉर्ब कर रहा है आपका ये पी का कहाँ पर मिल रहा है, तो दैट इज 176 म्यू सैंपल की वैल्यू कितनी है 176, तो यहाँ पर लिखेंगे 176 माइनस 0, इंस्ट्रूमेंट ने कितनी फ्रीक्वेंसी यूज किया है, दैट इज 60 लिखेंगे। ओके, बट दिस इज इन मेगा हर्ट्ज में है, तो आपको इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज होगा। तो यहाँ पर आपके लिखेंगे 60 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज इंटू 10⁻⁶। इसको अगर मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2.93 ppm। दैट मीन्स ये जो है 2,2 डाइमेथिल मिथॉक्सीप्रोपेन का जो सिग्नल है वो मुझे कहीं यहाँ पर मिलेगा इस पॉइंट पे। सो विद दिस हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द concentration or ppm by using this NMR spectroscopy scale। अभी नेक्स्ट जो पोर्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप और एटम अटैच्ड टू द कार्बन बियरिंग द प्रोटॉन प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। ओके, किस टाइप से होगा, तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अल्किल ग्रुप एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस उनकी डेल्टा वैल्यू भी देखेंगे। अगर सपोज CH3 मुझे इस कार्बन के जो पास अटैच हाइड्रोजन है ये यूज करना है, ओके, इनका एक्साइटेशन चेक करना है, ओके, उनका एनालिसिस अगर करना है तो इस CH3 के बाद कौन सा ग्रुप अटैच है वो देखना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पर सिलिकॉन अगर अटैच है, सिलिकॉन जो होता है इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैसा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू हमेशा 0.0 ppm ही मिलेगी। अगर सपोज CH3 सिलिकॉन की जगह पर अगर आयोडीन अगर होगा तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेंगे 2.1 ppm मिलेगा। अगर सपोज यहाँ पर मैं CH3 ब्रोमीन अगर यूज करता हूँ तो यहाँ पर 2.6 ppm मिलेगा, बिकॉज टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो CH3Cl अगर होगा तो अगेन यहाँ पर मुझे वैल्यू जो है इंक्रीज होती हुई दिखेंगी। CH3F, तो यहाँ पर भी मुझे कितना मिलेगा 4.2 ppm। So like that, as soon as the electronegativity increases, okay, the delta value is also increases, okay, वो उसके जो सिग्नल जो होते हैं वो हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट होंगे। कहाँ पर शिफ्ट होंगे, हायर वैल्यू की तरफ वो शिफ्ट होते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट रोल, रिमेंबर दिस थिंग। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा रहेगा, ओके, तो वहां पर आपकी डेल्टा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती हुई जाएगी। वो भी कैसे होती जाएगी, इंक्रीज होते हुए जाएगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट मींस व्हाट, वो देखेंगे अभी। इसको थोड़ा सा समझ लो, ओके। अब यहां पर देखो, अगर सपोज कार्बन, ओके, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सपोज ये जो है आपका नॉर्मल कंपाउंड है, अनसैचुरेशन नहीं है इसके पास, दैट मींस यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है और एक हाइड्रोजन चाहिए और एक कार्बन के पास। बट अगर सपोज यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर आ गया, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड, ओके, वी नो दैट डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस टाइप से होते हैं, ओके, और ये है हाइड्रोजन। वी हैव टू एनालाइज दिस प्रोटॉन। अपने जो एनालिसिस करना है वो इन हाइड्रोजन के करना है, बट यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। अब ये जो डबल बॉन्डेड होते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं, ओके, कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, मूवमेंट होती है, सो दैट इट जनरेट्स द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड।
ये क्या करेंगे, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। अब ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट करेंगे तो यहाँ पर देखो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है। ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ये जो है ये इट कवर्स, ओके, ये जो है ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन जो होते हैं इनको कवर कर लेता है इस टाइप से, ओके, इस टाइप से वो कवर कर सकता है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अभी यहाँ पर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो इसको आपने सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो बोला है, ओके, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो बोला है, ये इट में भी, अभी यहाँ पर आप क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करने वाले हो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस टाइप से, ओके, दिस वन इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और यहाँ पर जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो, अगर सपोज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर SEM का मतलब होता है सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो अगर सपोज एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसको बोला जाता है द मैग्नेटिक फील्ड इज रेनफोर्स द अप्लाइड फील्ड, रेनफोर्स द अप्लाइड फील्ड। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, दे फील द एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, उनको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है डी शील्डेड रीजन, यानी वो छूट नहीं गए, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते थे, इसको बोला जाता है डी शील्डेड रीजन। इसको क्या बोला जाता है, डी शील्डेड रीजन। दूसरा, ये जो होते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, इट में इसका डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, जो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, क्या कर सकता है वो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सकता है। उस समय उस हाइड्रोजन को बोला जाता है, उस रीजन को बोला जाता है शील्डेड रीजन, ओके, उसको क्या बोला जाता है, शील्डेड रीजन। उस प्रोटॉन को बोला जाता है शील्डेड प्रोटॉन, उसको क्या बोला जाता है, शील्डेड प्रोटॉन। यहाँ पर डी शील्डेड वाले को बोला जाता है डी शील्डेड प्रोटॉन। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, ओके, इनको बोला जाता है डी शील्डेड प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखो, एक चीज ध्यान में रखना, लोअर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेसेसरी। डी शील्डेड वालों को कैसा है, यहाँ पर जो खुद जनरेट हो रहा है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल भी है, तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप इसको अगर इसका पावर अगर आपने कम कर दिया तो भी यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, NMR स्प्लिटिंग अगर मिलता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है आपको जो वैल्यू मिलेगी वो हायर लेवल की मिलेगी, ओके, ओके, हायर लेवल पर मिलेगी। बट अगर मैं शील्डेड वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको सिग्नल्स मिलने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का पावर बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो ओरिजिनली जो आप जितना पावर यूज करने वाले हो वहां पर आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, लो मिलेगी, वहां पर कैसी मिलेगी आपको, लो मिलेगी। अभी दो एग्जांपल्स देखो अभी यहाँ पर, कार्बन कार्बन, this is a pi electron cloud, this one is the pi electron cloud, this one is the hydrogen, okay, ये है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which is known as H0, okay, now ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनकी मूवमेंट की वजह से कितने जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है, ओके, एंड ये हाइड्रोजन के, दिस हाइड्रोजन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन इट इज प्रेजेंट इन अ डी शील्डेड रीजन, ये जो होते हैं ये डी शील्डेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एंड ड्यू टू दिस डी शील्डेड रीजन इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हायर डेल्टा वैल्यू, इनकी हायर होती है डेल्टा वैल्यू। अगर सपोज मेरे पास यही डबल बॉन्डेड कंपाउंड, अभी मैं इस टाइप से शो करता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, दिस वन इज हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन इस टाइप से, इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन जो है, दिस हाइड्रोजन,
ओके, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये हाइड्रोजन छुप गए हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी जो डेल्टा की जो वैल्यू है वो मिलेंगी आपको कैसे, लेस। डेल्टा की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, लेस मिलेगी, बिकॉज ये वाले हाइड्रोजन जो है वो अभी हो गए हैं शील्डेड। वो कैसे हो चुके हैं, शील्डेड। तो ध्यान में रखना, अगर शील्डिंग होगा तो डेल्टा की वैल्यू कम होगी, डी शील्डेड होगा तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे, दैट इज अटैचमेंट ऑफ अल्किल ग्रुप। अगर सपोज जिस कार्बन के जो प्रोटॉन है उसका अगर एनालिसिस करना है, अगर उसके पास अगर ज्यादा अल्किल ग्रुप्स अगर अटैच होते हैं तो देखना है कि क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। सपोज एक ही अल्किल ग्रुप अगर होगा तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0.7 से लेकर 1.3 के बीच में मिलेगी। बट अगर सपोज मैंने और एक अल्किल हैलाइड अगर अटैच कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू जो है वो इंक्रीज मिलेगी, दैट इज 1.2 से लेकर 1.4 के बीच में। और अगर सपोज मैंने और एक बार अगर सपोज यहाँ पर इंक्रीज किया तो मुझे यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू 1.4 से लेकर 1.7 ppm तक मिलेगी। सो एज सुन एज नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप जो इंक्रीज हो गए तो डेल्टा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है, बिकॉज ये जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं ना, अल्किल ग्रुप्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर आपको वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते हुए मिलेगी। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं अभी, कि हाउ टू कैलकुलेट पीक एरिया। ओके, पीक एरिया किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन काउंटिंग किस टाइप से करते हैं वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले the intensity of a signal or area under PMR is directly proportional to the number of proton। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने सिग्नल्स मिलते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। मैं सबसे पहले एक स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इस स्केल में ये जो है आपका TMS पॉइंट है, ये रहेगा 0। ओके, इस टाइप से एक पीक मिला है मुझे। ये दूसरा पीक मिला है। ठीक है, नंबरिंग कर देते 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, इस तरह ना यहाँ पर देखो, ये एक लाइन क्यों फॉर्म होती है, ये यहाँ पर एक लाइन, बट यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस देखो ज्यादा है, कहीं पर डिस्टेंस कम है, कहीं पर डिस्टेंस ज्यादा है। ये क्यों होता है, तो अभी यहाँ पर केयरफुली सुनो इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज झाइलिन का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज पैराझाइलिन। इस केस में पैराझाइलिन के केस में यहाँ पर देखो मुझे कितने सिग्नल्स मिल सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं। तो देखो यहाँ 1 2 3 4, ये चारों भी प्रोटॉन्स सेम ही है। तो जो ब्लू कलर जो सर्कल वाले हैं वो 4 प्रोटॉन्स है, 4 हाइड्रोजन, इसको कंसिडर करेंगे एक। तो दैट मीन्स इनका एक सिग्नल मिलेगा आपको, इन चारों प्रोटॉन का। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा है मेरे पास ये CH3 के पास जो है वो ये दोनों भी सेम ही है, तो दोनों मिला के मुझे एक सिग्नल मिलेगा। सपोज ग्रीन वाला, इसको मैं कंसिडर करूंगा B, बट B के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है, यहाँ की 3 और 3 कितने हो गए टोटल 6, कितने हो गए टोटल 6। तो यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी कितने सिग्नल्स मिलने की है, ओनली 2 सिग्नल्स। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सिग्नल्स ही मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, एक मिलेगा B A और दूसरा मिलेगा आपको B। तो यहाँ पर अभी विच वन इज द A, विच वन इज द B। तो देखो यहाँ पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना इंटेंस पीक मिलेगा, उतनी उसकी हाइट ज्यादा रहेगी। सो यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स है, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर इस वाले की हाइट जो है वो ज्यादा है, तो ये जो हाइट ज्यादा है तो दैट मीन्स इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। तो इन A और B में से किसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, B के पास प्रोटॉन ज्यादा है। So that this one is the point B and automatically this one is the point A। अगर मैं यहाँ पर स्केल लेकर इनकी अगर हाइट में मेजर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसकी हाइट मिलेगी 4 मिलीमीटर, और मैं इसकी हाइट अगर चेक करता हूँ तो इसकी हाइट मिलेगी मुझे 6 मिलीमीटर। ध्यान में रखना 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन।
तो दैट मीन्स 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 4 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर ये जो सिग्नल मिला इट इज ड्यू टू द 4 हाइड्रोजन। ये किसकी वजह से मिला है मुझे? 4 हाइड्रोजन की वजह से मिला है। और ये पॉइंट बी वाला जो है इट इज ड्यू टू द 6 हाइड्रोजन, इसलिए डिस्टेंस देखो 6 मिलीमीटर है। ओके, ये नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिटिंग। अभी यहाँ पर आपने जो देखा है ये जो पॉइंट है ये आपको देखो एक सिंगल लाइन ही दिख रही है, बट अगर सपोज मैं इसका रिजोल्यूशन अगर बढ़ाता हूँ तो ये मुझे एक लाइन नहीं दिखेगी, ये मुझे मिलेगी इस टाइप से। स्प्लिटिंग होती है इस लाइन की, स्पिन स्पिन कपलिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ अ सिग्नल होता है। तो ये सब क्यों होता है तो वो अभी यहाँ पर देखो ना। स्प्लिटिंग ऑफ अ सिग्नल, स्पिन स्पिन कपलिंग, इसका क्या मीनिंग होता है? देखो पीएमआर दैट इज अ प्रोटॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको एक ही सिग्नल मिलता था फॉर ईच काइंड ऑफ अ प्रोटॉन। अगर सपोज हाई रिजोल्यूशन अगर मैं स्पेक्ट्रा अगर यूज करता हूँ तो इट इज अपियर दैट द जो स्पेक्ट्रम होता है इट मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, क्या होता है आपका? मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। मोर कॉम्प्लिकेटेड यानी क्या? तो यहाँ पर देखो ऐसा सिंगल पीक जो है इसका अगर हाई रिजोल्यूशन आप अगर यूज करोगे तो यहाँ पर मुझे इस टाइप से स्प्लिटिंग मिल सकता है या फिर इस टाइप से भी स्प्लिटिंग मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये कि इस टाइप से स्प्लिटिंग क्यों मिलता है, ऐसे पॉइंट्स कहाँ से आते हैं? तो अच्छे से देखोगे। सबसे पहला जो है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर अभी देखो अच्छे से देखो। अभी एक मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, ब्रोमीन CH2 CH Br Br। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर मुझे कितने सिग्नल्स मिलने वाले हैं तो वो भी समझ लो। हियर वी आर गेटिंग दैट इज द 2 सिग्नल्स। व्हाई? बिकॉज देयर आर द 2 सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पर 2 डिफरेंट सेट्स है प्रोटॉन के। सपोज इसको मैं कंसीडर करूंगा A एंड इसको मैं कंसीडर करूंगा B। अब यहाँ पर ध्यान रखो, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन इज द CH2 के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज A के बारे में। ओके, ना यहाँ पर देखो ये जो A जो है ना, A वाला A CH2। ओके, ये जो CH2 है इसके बाजू में जो है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है उसके पास? ओनली 1, एक ही हाइड्रोजन है। तो इस एक हाइड्रोजन का स्पिन जो है, ओके, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो है एक हाइड्रोजन, इसका स्पिन जो होगा, इसका मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो आइदर अपोज भी कर सकता है या फिर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो सकता है। दैट मीन्स ये जो CH2 है इसके मुझे 2 सिग्नल्स मिलेंगे ड्यू टू द दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका B का जो सिग्नल है, सॉरी A का जो सिग्नल है वो ऐसा मिलेगा। दिस इंडिकेट्स दैट इज अ CH2। ये क्या इंडिकेट करता है? CH2 इंडिकेट करता है। अभी दूसरा उसी का एग्जांपल देखेंगे, Br CH2 CH Br Br। ओके, नाउ अभी बात करने वाले इसके कितने सिग्नल्स मिलेंगे? फिर इसको नाम दिया है B और ये है आपका A। अगर मैं B की बात करता हूं तो देखो B के साइड में 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन से? 2। A के साइड में कितने हाइड्रोजन थे? एक ही हाइड्रोजन था, एक ही हाइड्रोजन था। इसके पास कितने थे? 1, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन मिले। बट यहाँ पर कितने हाइड्रोजन से? उस B वाले प्रोटॉन के बाजू में 2 हाइड्रोजन से। तो 2 हाइड्रोजन से तो देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी किस टाइप से हो सकती है स्पिन की। तो यहाँ पर देखो दोनों के दोनों भी प्रोटॉन सेम डायरेक्शन शो कर सकते इस टाइप से। एक अपोज करेगा एक सेट तो दूसरा सेट अलाइन भी हो सकता है, बट एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, देखो इस टाइप से या फिर जो इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से भी हो सकती है। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं कलर यूज करता हूँ। ये फर्स्ट वन ये अपोज में था, यहाँ पर अलाइन हो गया, यहाँ पर अलाइन हो गया, बट यहाँ पर अपोज हो गया। तो यहाँ पर टोटल मुझे कितने स्प्लिटिंग मिले? 3, 1 2 3। इसलिए यहाँ पर जो सिग्नल जो है वो स्प्लिट होगा इस टाइप से। इसको बोला जाता है ट्रिपलेट, बिकॉज 3 पिक्स है यहाँ पर। इसको बोला जाता है डबलेट।
ठीक है। डबलेट जो होता है इट इज ऑलवेज 1:1 के रेशियो में चलता है। ये कैसे चलता है? 1:1 के रेशियो में चलता है। वेयर एज ये जो होता है ट्रिपलेट इट इज 1:2:1 के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? 1:2:1 के फॉर्म में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द सेपरेशन ऑफ द पिक्स दैट इज द स्पेसिंग बिटवीन द मल्टीपल इन द डबलेट और ट्रिपलेट इट इज डिनोटेड बाय अ जे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इनको बोला जाता है जे, एंड जे इज नोन एज अ कपलिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? कपलिंग कांस्टेंट। बिकॉज ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। अगर डबलेट मिलेगा तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हमेशा कैसे रहेंगी? फिक्स ही होगी। इस टाइप से। दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 Br, इसके बारे में सोचते हैं। ये है B और ये है A। अगर मैं B की बात करता हूं तो B के बाजू में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन है, तो पॉसिबिलिटी किस टाइप से होगी? ओके, तीनों के तीनों अपोज करेंगे या फिर तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे? 3 में से 2 अपोज करेंगे तो एक सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो फर्स्ट वाले 2 अपोजिट हो गए। अगर सपोज फर्स्ट वाला अपोजिट है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा, ये एक हो गया, या फिर ये इस टाइप से होगा। इस टाइप से। तो देखो यहाँ पर मुझे टोटल कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस टाइप से। तो दैट मीन्स यहाँ पर अभी देखो कितने इसमें स्प्लिट हो रहा है? 1 2 3 4 में। इसको बोला जाता है क्वार्टेट। इसको क्या बोला जाता है? क्वार्टेट। और क्वार्टेट हमेशा होता है 1:3:3:1। बिकॉज 1:3:3:1। तो इसका सिग्नल मुझे मिलेगा इस टाइप से। इस टाइप से सिग्नल मिलेगा मुझे। क्लियर? ये समझ में आ गया ना? अभी यहाँ पर देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर सपोज आपको बी वाले का अगर सपोज आपको निकालना है कि ये कितने इसके सिग्नल स्प्लिट होंगे, तो इसके बाजू में कितने हाइड्रोजन है उसमें बस एक ऐड कर दो आप। जैसे भी देखो बी के बाजू में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बी के साइड में 3 + 1 4। तो देखो यहाँ पर 4 सिग्नल मिले मुझे। अगर मुझे ए का कैलकुलेट करना है तो ए के बाजू में कितने हाइड्रोजन है? 2 में एक ऐड करो तो आपको कितने मिलेंगे? 3। तो देखो यहाँ पर आपने अभी 3 निकाला था। ये देखो ए CH2, देखो 2 + 1 3 ट्रिपलेट। तो आप इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। और एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर। सिंपल CH3 CH2 Br इस टाइप से है। दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी। तो ए का सिग्नल, ए कितने इसमें स्प्लिट होगा? तो बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Nb + 1 करोगे आप तो उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 + 1 = हाउ मच? 4। कितना होगा? 4। सॉरी, बी वाले के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 + 1 = 3। तो ट्रिपलेट में जाएगा ए वाला। और अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी के बाजू में इसके बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। तो Na + 1 करूंगा मैं तो 3 + 1 = हाउ मच? 4। दैट इज नोन एज क्वार्टेट। ओके, दिस इज द नोन एज Na+1 रूल। इसको जो बोला जाता है Na+ रूल बोला जाता है। दैट इज CH3 CH2 Cl। इस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, दूसरा और एक एग्जांपल देखो। CH3 CH CH3 Br। इस केस में तो देखो ये है B और ये है A। बिकॉज ये दोनों भी सेम ही है तो यहाँ पर आपको टोटल 2 ही सिग्नल मिलेंगे A और B के। अगर मैं A की बात करता हूँ तो A के बाजू में कौन है? एक हाइड्रोजन ही है। तो 1 + 1 = हाउ मच? 2। तो इसके मुझे कितने मिलेंगे सिग्नल? डबलेट। 2 ही सिग्नल मिलेंगे। कितने मिलेंगे मुझे? डबलेट। बट अगर मैं B की बात करता हूँ इन केस ऑफ B, तो B के बाजू में देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 हाइड्रोजन है। तो सो दैट Na+1 = 6 + 1 = 7, यानी सेप्टेट। इतने सिग्नल्स मिलेंगे मुझे यहाँ पर। कितने मिलेंगे इसमें? सेप्टेट टाइप्स के मिलेंगे। यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, आपको आएगा। बट एक जगह पे प्रॉब्लम रहेगा, वो कौन सा है? तो देखो
देखो वो कौन सा है, CH3 CH2 CH2 दिया है। इस केस में, इस वाले केस में ये वाले हाइड्रोजन अलग एनवायरनमेंट में है, ये वाला भी अलग एनवायरनमेंट में है, ये भी अलग एनवायरनमेंट में है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग मिलेंगे। मैं अगर ए की बात करता हूँ तो ए के बाजू में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2, तो Nb+1 करूंगा मैं, तो यहाँ पर कितने सिग्नल्स मिलेंगे मुझे, 2+1 इज इक्वल टू 3, ट्रिपलेट मिलेगा। बट अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी के केस में, तो बी के आजू में भी सी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स भी है और ए टाइप के भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा Na+1 इंटू Nc+1, Nc+1 इस टाइप से। तो Nb कितना है, Na कितना है यहाँ पर 3+1 और ये कितने 2+1 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12। तो दैट मीन्स ये बी वाला जो है वो मल्टीप्लेट हो जाता है, ठीक है, इट इज अ मल्टीप्लेट में जाता है। और अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो Nb+1, तो 2+1 इज इक्वल टू हाउ मच, 3, ट्रिपलेट। लाइक दैट आपको सिग्नल अभी आपको पता चलेंगे किस टाइप से स्प्लिट होते हैं। तो एक जो है वो ध्यान में रखना, पास्कल ट्रायंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्कल ट्रायंगल? सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, तो उसका रेशियो किस टाइप से होगा, तो इट इज वेरी सिंपल, 1:1, 1:2:2:1, then 1:3:3:1, 1:2:1, उसके बाद 1:3:3:1 होगा। ओके, फॉर क्वाड्रेट अगर सपोज क्विंटेट होगा तो 1:4:6:4:1 होगा। अगर सेक्सेट होगा तो 1:5:10:10:5:1। दिस इज अ पास्कल ट्रायंगल बाय विच वी कैन सिग्नल जो होती है उसकी इंटेंसिटी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में आपने देखा कि सिग्नल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्केल कौन सी यूज होती है, एंड विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, और सिग्नल किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान में रखना, सिग्नल जो होते हैं वो बाजू वाले जो प्रोग्राम होते हैं उसकी वजह से आपको पता चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर आइडिया मिल गया होगा। तो आज यहीं पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे। थैंक यू।